हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे पिछला लेक्चर में वर्क पावर एनर्जी, तो उसको ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम उसमें हम कवर अप कर चुके हैं और बहुत सारा बेसिक बेसिक प्रॉब्लम मतलब उसमें हम कवर अप किए हैं, मतलब जो कि आपके कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम प्रीवियस लेक्चर में हम आगे उसको हम होपफुली 7 या 8 लेक्चर उसमें पर्टिकुलर हम लिए, तो उसमें वर्क पावर एनर्जी और कॉलिजन दोनों का कंसेप्ट आपको उसमें देखने को मिला होगा। अब हम आते हैं एक नया चैप्टर, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। तो इसके बाद होपफुली ये सब चैप्टर सारा एक ही चीज के अंदर आपका आ जाता है, मैकेनिक्स। तो ये मैकेनिक्स का ये सीरीज समझिए कि ये चल रहा है। तो मैकेनिक्स में हम कौन कौन सा अभी चैप्टर कवर किए हैं? रोटेशन, ग्रेविटेशन, एसएसएम, रोटेशन, ग्रेविटेशन, एसएसएम। फिर इधर हम किए थे वर्क पावर एनर्जी, उसमें कॉलिजन भी था, वर्क पावर एनर्जी, कॉलिजन। अब एक चैप्टर जो मतलब कवर अप करना बाकी रह गया है वो है COM, उसको भी मैकेनिक्स के अंदर ही है, तो उसको भी हम कवर अप करेंगे। और होपफुली उसके बाद फिर एक बचेगा, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन है, और एक प्रोजेक्टाइल मोशन बचेगा। तो प्रोजेक्टाइल का कुछ बेसिक सा क्वेश्चन भी हम करेंगे कवर अप, प्रोजेक्टाइल। और उसके बाद एक चैप्टर और बचेगा, वो है वेव। तो इसको कवर करेंगे। और उसके बाद जो चैप्टर मतलब बच गया है, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें सेमीकंडक्टर आ जाता है, बहुत सारा टॉपिक उसके अंदर अलग अलग है। तो सबके मतलब जैसे कि हम मॉडर्न फिजिक्स को कवर किए हैं 15 पार्ट में, लेकिन वो पूरा कवर अप अभी नहीं हुआ है, बहुत सारा चीज उसमें हम स्किप किए हैं, तो जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आपका मॉडर्न फिजिक्स से जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न फिजिक्स से, तो इसको भी हम आगे कैरी ऑन करेंगे। तो ये आपका है पूरा सीरीज। फिलहाल हम मैकेनिक्स पे कवर कर रहे हैं मैकेनिक्स को। तो उसमें एक चैप्टर और बच गया है, जो है आपका सेंटर ऑफ मास, जिसको हम कवर करते हुए इस सीरीज को खत्म करेंगे। आज के इस लेक्चर में एक बेसिक सा क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि मैकेनिक्स का ये सब बेसिक है, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिजिक्स में थ्योरी समझ में आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बहुत सारा नहीं बनता है, इसलिए हम PYQ सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें हम बहुत सारे मोर देन 3000 प्रॉब्लम इसमें हम अब तक कवर कर चुके हैं, और वो भी सारा JEE एडवांस का। मतलब लेवल में भी कंप्रोमाइज नहीं किए हैं कि सिर्फ JEE मेंस बोर्ड वाला, मतलब CBSE बोर्ड वाला हम कवर करके इस सीरीज को जल्दी जल्दी हम खत्म कर रहे हैं। सब में प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट हो, चाहे वो एनालिटिकल पार्ट हो, चाहे वो ग्राफिकल पार्ट हो, सारे पार्ट को हम एक एक मतलब एक एक क्रिस्टल क्लियर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर, ये आपका सीरीज करेगा। क्योंकि प्रॉब्लम और बुक मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और इसके लेवल सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेवल में कंप्रोमाइज मत कीजिए, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम JEE मेंस वाला सीरीज को होपफुली 10 to 15 डेज में कवर कर लेंगे, लेकिन सीरीज ये है जिसमें बहुत सारा कंसेप्ट आपको एक पर्टिकुलर, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का पूछा गया है 2000 में, और ये बहुत सारा कंसेप्ट, मतलब लॉज ऑफ मोशन का सारे कंसेप्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट को मिक्सअप किया जाता है, इसीलिए PYQ आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हम SC वर्मा कवर अप कर चुके हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। और 11th पार्ट, मैकेनिक्स पार्ट के आने से पहले हम 12th वाला सीरीज को हम कवर किए थे, 12th वाला पार्ट, जिसमें आपका जो भी हो, इलेक्ट्रोस्टैट हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें फुल मैग्नेटिज्म में तो सबसे ज्यादा अब तक हम अगर किसी में लेक्चर लिए तो वो मैग्नेटिज्म का है। वो है आपका 27 लेक्चर, पर्टिकुलर मैग्नेटिज्म पे हम 27 लेक्चर लिए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप SC वर्मा से बना लीजिए,
करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर आप एस सी वर्मा से एक एक करके बना दीजिए। यानी ये सब जितना भी है आपको एग्जाम से पहले कवर अप करना है इतना। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में यही होता है कि जितना सारा प्रॉब्लम आप बना सकते हैं, जितना बुक को आप कवर कर सकते हैं उतना कवर करने का कोशिश कीजिए, ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इसमें हम सारा कवर अप कर चुके हैं, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, और यहाँ पे EMI इसका भी होपफुली हम 15 यानी इसका भी 19 से 20 लेक्चर हम इसका पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे लिए हैं, चाहे वो करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो। यानी ये जो 12th पार्ट है जिससे सबसे ज़्यादा वेटेज 55% वेटेज आपका इसी 12th पार्ट से पूछा जाता है, इसीलिए हम इसको सबसे पहले कवर अप किए हैं। और मैकेनिक्स पार्ट को कवर करने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, एक आपका बुक आता है DC पांडे, यानी कि जितना सारा बुक आप बना सकते हैं एग्जाम से पहले उतना कवर अप कर लें, जिससे आपका थ्योरी और ग्राफिकल एनालिटिकल सारा चीज क्लियर हो जाए। और जितने मतलब इसमें आपको एस सी वर्मा में बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेंगे, उसको भी कवर अप कर चुके हैं। अब एक DC पांडे, और ये सब खत्म होने के बाद जो कि आपका मार्च और अप्रैल रहेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर वापस से क्या करेंगे, रिव्यू करने का कोशिश करेंगे। रिव्यू फिर वापस से, तो क्योंकि बहुत सारा चीज कवर अप कर चुके हैं तो इसको हम रिव्यू करने का कोशिश करेंगे। तो अभी फिलहाल मैकेनिक्स पार्ट पे हम फोकस कर रहे हैं, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत सारे। और एक एक मतलब इस सीरीज को खत्म करने के बाद PYQ के और भी जो स्टैंडर्ड बुक है उसको हम कवर करके, और वो भी बिफोर योर एग्जामिनेशन कवर कर लेंगे। और जितना सारा प्रॉब्लम आप कर सकते हैं उतना कीजिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। सो PYQ सीरीज का अब ये होपफुली मतलब मैकेनिक्स का पार्ट अभी चल रहा है। मैकेनिक्स अभी बहुत दिन चलने वाला है, फिर वेव शुरू होगा, जो भी मॉडर्न फिजिक्स फिर शुरू होगा, मतलब जिसमें अभी कुछ मतलब क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको कवर करना बहुत आसान नहीं होगा, तो इसको भी हम आगे कवर करेंगे। तो आइए फिर देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूल। तो ये जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है कि आप बताइए कि इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बता दीजिए, और ये आपको दिया हुआ है कि ये जो है वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो है फुल्ली वर्टिकल है, मतलब कि थोड़ा सा भी इंक्लाइनेशन नहीं है, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। जब भी IIT क्वेश्चन पूछती है तो उसमें सारा चीज क्लियर कर देता है कि ये वर्टिकल है, ये मतलब कि एक भी एम्बिगुअस चीज वो नहीं डालने का कोशिश करता है जिससे आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो। एक भी चीज को एम्बिगुअस वो नहीं रखना चाहता, इसलिए आपको दिया हुआ है कि ये वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये फुल्ली वर्टिकल, परफेक्टली वर्टिकल, यानी ये जो है आपका परफेक्टली वर्टिकल है, परफेक्टली वर्टिकल है। और ये जो है परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। तो जो कि आपको दिया कि यहां से आपको थोड़ा सा भी एम्बिगुअस कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ क्लियर कट रहे। और दूसरा, पुली मासलेस है और स्ट्रिंग भी आपका मासलेस है, तो यहाँ भी मास का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज आपको वैसे भी क्वेश्चन देखते ही आप सब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पुली जो है वो मासलेस है। अब आपसे पहला क्वेश्चन कहा है कि आप बताइए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, यानी कि इस कैपिटल M पे किधर किधर फोर्स लगेगा। तो सिंपल सा बात है कि जब भी हम बात करते हैं तो टेंशन विच इज स्विंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, टेंशन यानी कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन, डायरेक्शन ऑफ टेंशन, डायरेक्शन ऑफ टेंशन is away from object, is away from object। तो हमेशा इधर दिखाएंगे टेंशन, तो ये आपको इसलिए दे दिया हुआ है दिस इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज परफेक्टली वर्टिकल। तो इसमें इधर दे शो करेंगे, इसमें इधर शो करेंगे। अब इस पे इसका मास कुछ ना कुछ होगा, तो इसका मास होगा तो नीचे
M1G लगेगा, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, तो ये टेंशन अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट दैट इज T। अब नीचे जो लगेगा फोर्स वो भी आपका M2G है, M2G है। अब क्या है और कोई फोर्स, तो एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है जो कि आपको क्लियरली दिख भी रहा है। तो आपसे फर्स्ट वाला पोजीशन में आपसे पूछ रहा है सिंपली आप बताइए फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम यानी किधर किधर इस पे कितना फोर्स लग रहा है और सारा का फोर्स का डायरेक्शन, फ्री बॉडी डायग्राम आपसे पूछ रहा है। तो एक तो फोर्स इधर लगेगा, इसके वजह से नीचे mg, ऊपर इसका नॉर्मल जो कि mg के बराबर हो जाएगा। तो जब भी हम टेंशन दिखा रहे हैं तो इस पे टेंशन इधर दिखाएंगे, इस पे नीचे जाते हुए हमेशा लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। सो टेंशन इधर और इधर टेंशन यहां से अगर शो करेंगे तो इधर और इधर से इधर, मतलब कि अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट हमेशा शो करना है। और कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है, तो ध्यान से देखिए, एक टेंशन इधर लग रहा है और एक टेंशन इधर लग रहा है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो एक दोनों आपको दिया हुआ है कि एक परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है और दूसरा परफेक्टली। तो आप ऐसा सोचिए कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, इधर भी टेंशन है इधर भी टेंशन है। तो सिंपल सा बात है कि रिजल्टेंट फोर्स कहीं बीच से पास करेगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू भी सेम है। जब वैल्यू सेम होता है तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा इसके बीच से पास करता है, यानी कि 45 डिग्री फ्रॉम आइदर ऑफ देम। तो यहां से ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। तो इसके केस में भी होगा कि इधर लगने वाला टेंशन इधर लगने वाला टेंशन, इसका रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, बीच से कहीं पास करेगा। तो ये आपको बात समझ में आती है। और एक M1G इधर लग रहा है और कोई फोर्स, तो यहाँ पे आपको म्यू का वैल्यू 0 दिया हुआ है, यानी कि इस कैपिटल M और ग्राउंड के बीच में, कैपिटल M और ग्राउंड के बीच में यहाँ वाला जो म्यू है वो क्या है, 0 है, यानी कि कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका वैल्यू क्या है, 0 है। अब हम बात करते हैं an external horizontal force that is capital F, an external horizontal force that is capital F is applied to a mass that is capital M। तो ये आपको इस पे फोर्स भी दिख रहा है, तो कौन कौन सा फोर्स है। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स एक तो इधर लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कहीं इधर लगेगा इस पे, तो ये तो आपको दिखना है। और ये इधर इस पे इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहीं बीच से लगेगा, यानी कि इसका रिजल्टेंट फोर्स कहीं इधर लगेगा, इसके बीच से पास करेगा, इसका इधर लगेगा, तो इस पे अंदर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और इस पे किधर लगेगा, तो ये इस पे इधर डायरेक्शन में, तो इससे इधर लगेगा फोर्स, फोर्स इस पे भी लग रहा है। और ये क्या चाहेगा, ये इधर जाएगा, तो बीच का फोर्स यानी कि इस पे इधर लगेगा, तो इस पे इस टाइप से पुल है और इस पे पुश है। इसको पुल करने का कोशिश कर रहा है और इसको पुश करने का कोशिश कर रहा है, तो दोनों फोर्स आपके लिए है। तो एक इस पे पुश करने का कोशिश कर रहा है और एक इधर से पुल करने का कोशिश कर रहा है, तो इतना फोर्स इस पे लगा है। और वही आपसे पहला वाला क्वेश्चन पूछा है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप बताइए कैपिटल F का वैल्यू, और वो भी तब जब F1 दैट इज इक्वल टू 2F2, यानी इस सिचुएशन को ये फुलफिल करे। ये सिचुएशन क्या है, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये इसके बीच में, और फ्रिक्शन में म्यू का वैल्यू इस बार 0 नहीं है, म्यू का वैल्यू 0.3 है। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, इधर ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे क्या लगेगा, M2G, नीचे इसका मास दैट इज M2G, तो नॉर्मल M2G के बराबर है। तो इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक तो फ्रिक्शन, एक तो ऊपर नॉर्मल नीचे फ्रिक्शन, और मूवमेंट हो रहा है। ये सपोज दैट इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं। ऐसे ही एक डायरेक्शन हमको लेना था, तो इस डायरेक्शन को हम ले लिए एक्स एक्सिस। अब हम इसका थोड़ा काम करते हैं कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम निकालना था, तो एक
पुश कर रहा है, दूसरा पुल कर रहा है, और एक इधर mg लग रहा है, और कोई फोर्स फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं। यहाँ पे फ्रिक्शन सिर्फ यहाँ पे लग रहा है, यानी यहाँ पे म्यू का वैल्यू आपको ये दिया हुआ है, फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट बिकम्स 0। और अब हमको इसका एक एक करके इक्वेशन निकालना है, और लास्ट में कंडीशन हमको निकालना है कैपिटल एफ का, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम व्हेन F1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू F2। तो इसमें दिया हुआ है, तो एक का फ्रिक्शन आपको क्या दे दिया हुआ है 0.3, इसका भी आपको 0.3। तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है F दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन क्या है नॉर्मल। तो नॉर्मल हमेशा उसके परपेंडिकुलर लगता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, नॉर्मल दैट इज इक्वल टू m1g, और यहां पे आपका नॉर्मल क्या होगा n1 दैट इज इक्वल टू, तो इस मोशन किधर हो रहा है, मोशन हो रहा है आपका x एक्सिस के तरफ, x एक्सिस की तरफ मोशन हो रहा है। तो ये जो y एक्सिस की तरफ जो हो रहा है वो क्या है बैलेंस फोर्स है। तो इधर ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर पे अगर देखें तो ऊपर नॉर्मल नीचे mg, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये हम बात कर रहे हैं 4m1। अब हम यही बात करेंगे 4m2, तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ भी, तो हर के लिए यही आप यूज कर सकते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये हमेशा याद रखें जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, तो यही एट इक्विलिब्रियम हो जाता है, इसमें कुछ बड़ा नहीं है। तो एन दैट इज इक्वल टू m2 इंटू जी। तो यहाँ से अगर हम फ्रिक्शन का वैल्यू निकालें दैट इज F1, यानी कि F1 यानी फोर्स, अब क्या है कि फोर्स इस पे इधर लगेगा, टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो टेंशन इधर लगेगा, और ऊपर तो इसको इस पे जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा म्यू इंटू एन दैट इज इक्वल टू, म्यू का वैल्यू आपको पता है 0.3, और नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा mg। तो यहां से आ जाएगा 0.3, मास कितना है आपका 20 kg, और g का वैल्यू आप 10 ले लीजिए, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 60 न्यूटन आ जाएगा इस पे फोर्स। तो F1 जो कि अगर इधर जाने की कोशिश करेगा तो इधर इसके अगेंस्ट में जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज F1। तो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 न्यूटन। अब क्या है ये आगे जाने का कोशिश करेगा तो इसको अपोज करेगा, वो कौन सा है F2। तो F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा F2 दैट इज इक्वल टू μ2, म्यू तो दोनों के लिए सेम ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्मल। तो सिंपल सा बात है कि नॉर्मल फिर mg के बराबर, वही एट इक्विलिब्रियम पोजीशन वापस से m2 इंटू जी। तो इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 0.3, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मास, तो इसका मास कितना दिया हुआ है, इसका मास आपको 5 kg दिया हुआ है इंटू 10। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 15, यानी F2 का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 15 न्यूटन। तो ध्यान से देखिए इधर लगने वाला फोर्स, तो ये जो है रिजल्टेंट फोर्स कुछ इधर से पास करेगा, यानी कि इस पे क्या करेगा पुश करेगा। तो ये फोर्स आपका पुश है और ये इसको पुल कर रहा है, यानी कि ये खींच रहा है। सो दिस इज पुल एंड दिस इज पुश, ये आपको क्या कर रहा है पुल कर रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, इस पे पहला वाला में पूछा था फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, जो कि आपको समझ में आ गया कि इधर mg है, इधर इस पे एक डायरेक्शन में इधर फोर्स लग रहा है, और ये क्या चाह रहा है कि ये पुल हो और ये पुश है। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो इस पे आप ऐसा समझिए कि इसको अगर हम इस टाइप से कन्वर्ट करें तो एक नीचे इसका खुद का मास भी कैपिटल M इंटू जी, और नीचे एक और फोर्स लगेगा इसके वजह से M1 इंटू जी, और फ्रिक्शन भी लगेगा। तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा, तो ये जाना आगे चाहेगा तो फ्रिक्शन इस पर्टिकुलर वाले पे
इस पर्टिकुलर वाले पॉइंट पे पीछे लगेगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे लगेगा। तो ये सब हम बात पहले कर चुके हैं कि इस पे, इस सरफेस पे अपोज करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगता है, फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है। ये आगे जाने की कोशिश करेगा तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और इसके सरफेस पे M1 पे पीछे लगेगा तो इस पे किधर लगेगा, आगे लगेगा। और कौन सा फोर्स, इसका मास, तो इधर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा M1 इंटू जी, ये वाला मास। और कौन सा, तो इस पे एक फोर्स इधर लगेगा, ये इसके अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। अब ध्यान से देखिए ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा √2 इंटू टी, ये वैल्यू आपका आ जाएगा t² प्लस t², तो ये आपका सिंपली √2t आ जाएगा। और एक इधर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है और एक इधर से लग रहा है, तो ये फोर्स क्या लग रहा है, इधर, ये पुश कर रहा है और ये पुल कर रहा है, और दोनों का वैल्यू सेम है, और बाकी इस पे कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है। तो ये आप समझ जाइए कि इस पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस पर्टिकुलर M पे, तो किधर किधर फोर्स लगा, इस पे फोर्स, क्योंकि इस पे ये आगे जाने की कोशिश करेगा तो इस पे पीछे के डायरेक्शन में F1 फोर्स लगेगा, इस पे लगेगा M1 पे। और अगर M1 पे पीछे डायरेक्शन में लग रहा है तो ये कैपिटल M, जिसका मास 50 kg, इस पे आगे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो F1 लगेगा। और इसके वजह से इसका mg, तो नीचे कौन सा फोर्स, दैट इज M1 इंटू जी। इसका पुश फोर्स यानी कि ये अंदर की तरफ लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा, दैट इज √2, यानी कि a² प्लस b², t² प्लस t², और दोनों के बीच में cos 45, 2ab 2t² cos 45, यानी कि cos 45 कितना हो जाता है 1/√2। तो ये इसका रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसा रहेगा, t² प्लस t², दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से √2t आ जाएगा, यानी कि इस पे फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, और फोर्स कितना लग रहा है √2t। तो ये अंदर के डायरेक्शन में, तो ये पुश कर रहा है, और ये जो फोर्स है इधर लग रहा है, और म्यू तो नीचे लग नहीं रहा है। और कौन सा फोर्स लगेगा, तो एक फोर्स इधर लग रहा है, दैट इज कैपिटल F, और इधर लगेगा एक फोर्स, कितना डिग्री के एंगल से लगेगा, 45 डिग्री के एंगल से लगेगा। ये भी लग रहा है 45 डिग्री के एंगल से लग रहा है, तो ये भी दोनों √2t, ये भी आपका √2t फोर्स लग रहा है। तो इतना आपको समझ में आया। नीचे जो है म्यू का वैल्यू है नहीं, म्यू डैट इज इक्वल टू 0, म्यू तो इसके लिए है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब इस पे फोर्स लगेगा, अगर ये मूव करने की पोजीशन पे रहेगा तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो इस पे फोर्स लगेगा 60 न्यूटन का, और इस पे कितना लगेगा, इस पे आपका लगेगा वही आपको 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो इस पे फोर्स लगेगा 15 न्यूटन का, यानी कि एक F1 का वैल्यू जो आपका आ गया वो 60 न्यूटन, और इसका वैल्यू क्या लगेगा, F2 का वैल्यू आपका क्या आ गया 15 न्यूटन। तो इतना फोर्स लगेगा। अब इसका इक्वेशन लिख लेंगे, लास्ट में आपसे वही पूछा है, और ये प्रॉब्लम आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो इट कंटेन्स 10 मार्क्स, और ये आपको 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको अब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे, और सिचुएशन क्या है कि F1 जो है 2 टाइम्स F2 है, तो आप कैपिटल F का वैल्यू बताइए। तो इसका 2 टाइम्स है, नहीं, अभी इसका 4 टाइम्स है, ये देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम ये नहीं कह रहे कि ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। अब हम जब भी बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूरा मैकेनिक्स को हिट करेगा, इट हिट्स द टोटल मैकेनिक्स टाइप। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसका फोर्स जो है F1 2 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये 60 लग सकता है, लेकिन लगना कितना चाहिए, तो सिंपल सा बात है, इसका 2 टाइम्स लगना चाहिए। तो इसका 2 टाइम्स, किसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, तो ये 15 है, तो F2 का वैल्यू, यानी कि F2 जो है F2 का 2 टाइम्स, तो F2 का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, यानी कि 30 न्यूटन का फोर्स मात्र लगना चाहिए। तो बस इतना ही लगना चाहिए, जबकि लग कितना रहा है 60 न्यूटन का। सो इट इज
मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि ये प्रॉब्लम लॉज ऑफ मोशन का है, लेकिन इसमें फ्रिक्शन का बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फ्रिक्शन का। अब ध्यान से देखिए, फ्रिक्शन में हम दो चीज बात करते थे, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें मैक्सिमम इसका फ्रिक्शन जो लग सकता है वो कितना लग सकता है, यानी कि एफ मैक्स दैट इज 16 न्यूटन। और ये कौन सा फ्रिक्शन होता है, इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये मैक्सिमम लग सकता है 60 न्यूटन का, लेकिन लगना कितना चाहिए, लगना चाहिए मात्र 30 न्यूटन का। अब क्या करें, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तीन इक्वेशन अब हम लिखेंगे। ना तो आपको F1 पता है ना F2 पता है, आपको F का वैल्यू यहां से आपसे पूछा गया है कि F का वैल्यू बताइए, एक्सेलरेशन बताइए, सब चीज तो पूछ रहा है कि बताइए राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑल फोर्सेस, find capital F tension in the string and acceleration of masses। एक्सेलरेशन भी आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ मासेस। तो सब कुछ अब लिख सकते हैं। तो इस बात को मतलब इसमें आप फ्री बॉडी डायग्राम भी बना लिए कि एक में पुश अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, सो दिस इज पुश, एक में पुल कर रहा है यानी बाहर की तरफ खींच रहा है। तो एक और दोनों का फोर्स का वैल्यू √2t था, दोनों के बीच में cos 2ab cos 90 2t इंटू टी स्क्वायर cos 90 दैट इज 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ भी आपका एंगल 90 डिग्री, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये आपका क्या आ जाएगा, √2t आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे, दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये आपको समझ में आ गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब आपको पता चल गया कि F1 ये कंडीशन को अगर हमको फुलफिल करना है तो ये जो 16 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स होता है वो कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू कितना लग सकता है इस पे, तो लग सकता है 60 न्यूटन। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको मात्र 30 से ही काम चलाना पड़ेगा, इसका डबल, तो इसका डबल का मतलब 15 इंटू 2 दैट इज 30। तो अब दो इक्वेशन, अब इक्वेशन लिखना है और हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, टेंशन चाहिए, यानी हमको क्या क्या चाहिए, ना तो हमको टेंशन पता है, यानी कि थ्री वेरिएबल थ्री इक्वेशन। So this is most wonderful question. This is based on not either laws of motion, it is based on friction, static friction, kinetic friction। तो वही कह रहे हैं कि PYQ सीरीज it's so useful for you because इसमें बहुत टाइप का कंसेप्ट, एक प्रॉब्लम, ये पर्सनल प्रॉब्लम आपका सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। अब ध्यान से दे, अब हम इसका इक्वेशन लिखने वाले, हमको क्या चाहिए, हमको ना तो टेंशन पता है ना एक्सेलरेशन पता है, यानी कि हमको तीन तीन वेरिएबल एक साथ सॉल्व करना है। सो इंडीड इट्स अ गुड प्रॉब्लम, क्योंकि हमको ना तो टेंशन पता है ना तो एक्सेलरेशन पता है और ना ही हमको कैपिटल F पता है, यानी कि तीन अननोन है, तो तीन इक्वेशन हमको लिखना पड़ेगा, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल। तो अब ये क्वेश्चन बहुत, इट्स प्रीटी मच सिंपल। तो अब हमको ना तो टेंशन पता है ना तो एक्सेलरेशन पता है और ना फोर्स पता है, तो तीनों हमको इसमें अब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो तीनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे, और अब तक का बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम इसी को कैरी ऑन करते हैं। तो तीन इक्वेशन, यानी कि एक M1 के लिए लिखेंगे, एक M2 के लिए लिखेंगे, एक M3 के लिए लिखेंगे, मतलब कैपिटल M के लिए लिखेंगे। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होगा, इधर टेंशन लग रहा है, यानी कि इक्वेशन फॉर M1, इसके लिए अगर इक्वेशन लिखे तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है टेंशन, इसको अपोज करने वाला जो कि आपका फ्रिक्शन है, ये इसको अपोज कर रहा है, दैट इज इक्वल टू M इंटू ए। तो इसका मास कितना है 20 इंटू ए, ये क्या है नेट फोर्स, तो फोर्स दैट इज इक्वल टू MA। तो क्या किए, ये इधर जाना चाह रहा है तो, लेकिन इसको अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो F1 का वैल्यू क्या होगा, तो F1 का वैल्यू 2 टाइम्स F2 होगा। तो F2 कितना है भाई, तो F2 आपका क्या है 15 न्यूटन है। तो 15 न्यूटन अगर F2 है, हाँ F2 है, तो इसका 2 टाइम्स दैट इज, तो यानी टेंशन माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 20 इंटू ए। ये आपका हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, इक्वेशन फॉर M1।
तो M1 को अपोज करने वाला फ्रिक्शन था, तो माइनस फ्रिक्शन, टेंशन सपोर्ट कर रहा था कि नहीं आप जाइए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। चलिए यहां से आ गया। अब इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो इसको इधर जा रहा है ये, तो इसको भी अपोज करने वाला एग्जैक्टली ये भी आगे ही जा रहा है। इसको अपोज करने वाला फोर्स दैट इज फ्रिक्शन F2। तो इसका मास 5 इंटू ए, तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन ऑफ M2, इक्वेशन ऑफ M2। तो ये आपका आ गया। अब हम लिखेंगे कैपिटल M की बात करें, दिस इज कैपिटल M। तो इक्वेशन इसके लिए लिखें तो टेंशन माइनस F2। अब F2 का वैल्यू क्या होगा? सो F2 दैट इज इक्वल टू, तो F2 का वैल्यू क्या होगा? F2 का वैल्यू जो कि आपको दिया हुआ है 15 न्यूटन, जो कि आपको मैक्सिमम है, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू ए। तो यहाँ से ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसके लिए लिखें, M1 के लिए लिखें, M2 के लिए लिखें। तो इधर टेंशन था, इसको अपोज करने वाला फोर्स जो कि आपका F2 था, F2 का वैल्यू 15 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 5 है। अब हम बात करते हैं कैपिटल M की। तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? तो इस पे इधर फोर्स लग रहा है कैपिटल M। तो इक्वेशन अगर उसके हम लिखें तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो फोर्स इधर है। अब इसको क्या कौन अपोज कर रहा है? तो इसको अपोज करने वाला है कौन फोर्स? तो इसको अपोज करने वाला फोर्स आपका है कि इसका कॉस कंपोनेंट। अब ध्यान से देखिए, अपोज नीचे तो कोई करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये जैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो इसको तो कोई अपोज नहीं कर रहा है। लेकिन ये वाला फोर्स जो कि इसको पुल कर रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट जो कि इधर ले लेते हैं, तो √2t का एक कंपोनेंट अगर ले तो इधर cos थीटा हो जाएगा, और इधर इसका कंपोनेंट अगर हम ब्रेक करें, क्योंकि ये अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसका ये यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका वैल्यू है √2t। अब इसका अगर एक कंपोनेंट ले तो एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। तो इसका एक कंपोनेंट अगर हम ले तो क्या हो जाएगा? √2। तो इसका अगर एक कंपोनेंट हम ब्रेक कर ले तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो दो कंपोनेंट में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो एक उधर cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा? sin थीटा, क्योंकि थीटा दोनों के लिए सेम है। तो √2t का cos 45 एग्जैक्टली cos 45 क्या हो जाएगा? √2t इंटू cos 45 दैट इज 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, दैट इज t। तो इसका एक कंपोनेंट अगर हम बात करें कि फोर्स इधर लग रहा है, और फोर्स कौन सा लग रहा है? पुश फोर्स कर रहा है, ये पुल फोर्स लग रहा है। तो दोनों का कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट इधर लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट हम लिए cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? sin थीटा। सो √2t sin 45 इधर, और ये क्या हो जाएगा? √2t cos 45। तो दो कंपोनेंट ब्रेक करेगा, तो एक इसका एक कंपोनेंट इधर ब्रेक किए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? √2t cos 45 एग्जैक्टली। तो इस पे एक कंपोनेंट इसका हो गया आपका t, साइन वाला भी वैल्यू वही होगा। तो सिंपल सा बात है कि इसको अपोज करने वाला कौन सा है? कौन चाहता है कि ये आगे ना जाए? तो ये वाला जो टेंशन है ये चाहता है कि ना जाए। और ये क्या चाहता है? तो इसका अगर कंपोनेंट हम ब्रेक करें तो ये फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, ये पुल कर रहा है, ये पुश कर रहा है, तो ये पुल कर रहा है। इसका कंपोनेंट अगर इधर ब्रेक करेंगे तो एक टी इधर, एक टी इधर। तो सिंपल सा बात है कि ये जो है इसको जाने में सपोर्ट कर रहा है, और ये जो है इसको अपोज कर रहा है। तो सिंपल सा बात है कि अब ये जाना चाहता है कि ये आगे मूव करे, तो इसको सपोर्ट करने वाला ये आपका टेंशन है, ये चाहता है कि ये आगे जाए। इसका एक कंपोनेंट हम ब्रेक किए, तो ध्यान से देखिए, एक पुश है और दूसरा पुल है, तो एक दूसरे को कैंसलाइज करेगा। तो एक टी चाहता है, ये वाला टेंशन इसको आगे पुश करना चाहता है, और ये पुल करना चाहता है, तो इसका एक कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे तो इधर टी। हालांकि ये वाला टेंशन इसमें कोई फर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि मोशन क्या हो रहा है? मोशन एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है,
तो वाई एक्सिस की तरफ ध्यान नहीं देंगे। टेंशन तो ये भी लग रहा है, लेकिन ये टेंशन कोई काम का है नहीं, क्योंकि हम मोशन किधर कर रहे हैं, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये टेंशन इसको सपोर्ट कर रहा था और यहाँ पे अपोज कर रहा है, तो ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट इज इक्वल टू 50 इंटू ए। तो ये टेंशन एक अपोज कर रहा था, एक सपोर्ट कर रहा था, सो एफ दैट इज इक्वल टू 50 इंटू ए। सो यू नो दैट 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब तो एक आपका क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है। अब तीनों को क्या कर लेंगे, एक दूसरे से कैंसलाइज करेंगे, तो एक टी यहाँ पे प्लस है, दूसरा टी भी यहाँ पे प्लस है टेंशन जिद। तो एक अगर आगे आएगा तो दूसरा को पीछे जाना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है कि ये अगर आगे जाएगा तो एक जगह प्लस लेंगे तो दूसरा जगह माइनस लेना पड़ेगा। सपोज दैट मोशन किधर हो सकता है, तो फोर्स आगे लग रहा है तो ये आगे जाएगा, तो आगे ले जाने वाला फोर्स इसका, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे इस इक्वेशन में, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि आगे जा रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट आगे जाने का कोशिश कर रहा है। तो इसका इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज हम कर सकते हैं कि F1 माइनस टी दैट इज इक्वल टू 20A। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये अगर आगे जाएगा तो ये इसको आगे ले जाने वाला टेंशन, तो ये क्या हो जाएगा पीछे। तो इधर हम क्या लिखेंगे, टेंशन माइनस F2 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू ए। तो इसमें क्यों लिखें, क्योंकि ये आगे शिफ्ट हो रहा है तो ये डोमिनेट करेगा, F1 डोमिनेट करेगा। तो यहाँ से इक्वेशन बहुत आसान हो जाएगा। F1 का वैल्यू आपको पता है क्या, 30। सो 30 माइनस टी दैट इज इक्वल टू 20 इंटू ए। तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। टी, अब ये टी माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू ए। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टेंशन अपने आप कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 15 दैट इज इक्वल टू 25A। तो यहाँ से ए का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 15/25 दैट इज इक्वल टू 3/5। तो एक्सेलरेशन ये आपका आ गया इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका सिंपल आ गया क्या, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन आ गया तो यहाँ से हम टेंशन भी निकाल लेंगे। अब तो आपका सब कुछ आ जाएगा। तो टेंशन क्या हो जाएगा, 20A प्लस 30। सो टेंशन इधर अगर आ गया तो 30 माइनस 20A, तो 30 इंटू 30 माइनस 20। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ए का वैल्यू आप रख दीजिए 3/5, ये 4, तो ये 8 आ जाएगा, 8 न्यूटन। सॉरी ये आपका 12 है तो ये आपका आ जाएगा 2 है, तो 8 और 10 18 न्यूटन आ जाएगा आपका ये फोर्स। यानी कि यहाँ से टेंशन का वैल्यू, यानी कि टेंशन का वैल्यू क्या आ गया आपका 18, 2 है हाँ, तो 8 हाँ 18 न्यूटन आ गया। एक्सेलरेशन भी आ गया। अब आपका कैपिटल एफ जो कि आपसे पूछ रहा था, तो कैपिटल एफ का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 50 इंटू ए का वैल्यू आपका क्या है 3/5। तो यहाँ से 10, ये आपका क्या आ जाएगा 30 न्यूटन। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, कैपिटल एफ का वैल्यू दैट इज 30 न्यूटन। तो सारा चीज आ गया जो कि आपसे पूछ रहा था, इक्वेशन बताइए। तो ये क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन का नहीं है, ये क्वेश्चन आपका फुल्ली मतलब फ्रिक्शन का है। तो एक प्रॉब्लम से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। पुश क्या होगा, पुल क्या होगा, इसका कौन सा कंपोनेंट ब्रेक किए, इसका कौन सा कंपोनेंट हम ब्रेक किए, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया, वो टी, ये कंपोनेंट इधर आ गया। तो सारा कंपोनेंट लेके तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, इक्वेशन लिखिए। फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लग तो सकता था 60 न्यूटन का फोर्स इसका वैल्यू हो सकता था, लेकिन लगा कितना, मात्र लगा 30।
तो ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है जो कि 2000 में पूछा गया, वो भी 10 मार्क्स का। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।